Good evening, class. I hope you all are doing well and fine. Here we are going to learn vectors. ठीक है? Before starting our chapter, let me outline कि what we are going to learn this chapter. Name of our chapter is vector. ठीक है? In this chapter, we will learn first introduction. Introduction में ही आपका आ जाएगा definition and all. इसके बाद इंट्रोडक्शन करने के बाद हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. रिप्रेजेंटेशन के बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर. टाइप्स ऑफ वेक्टर. टाइप्स ऑफ वेक्टर करने के बाद हम करेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स. इसके बाद हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. ठीक है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन में बहुत कुछ आ जाएगा आपका. ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ. पैरेललोग्राम लॉ हम लोग अच्छे से उसको स्टडी करेंगे. अभी मैं बस नाम लिख दे रहा हूँ. पॉलीगन लॉ, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और भी बहुत कुछ रहेगा. जो ये मैं अभी टॉपिक आउटलाइन कर रहा हूँ. एक लार्जर टॉपिक्स क्या क्या हो सकता है वो मैं आउटलाइन कर रहा हूँ. इसके बाद कुछ थ्योरम्स होंगे लाइक मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू. फिर इसमें आएगा एक लैमिस थ्योरम आएगा. इसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. इसके अंदर दो है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. ठीक है? ये जो चैप्टर जो मैंने डिज़ाइन किया है इसमें थ्योरी है, क्वेश्चंस भी हैं. हर थ्योरी के बाद हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है? एंड ऑल दिस पूरा जो थ्योरी और क्वेश्चंस है, दिस इज़ एनफ फॉर योर जेई एडवांस लेवल प्रिपरेशन. इससे आपका जेई एडवांस का थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद आपको थ्योरी कहीं से भी करने का कोई ज़रूरत नहीं है. इसके बाद ऑल यू नीड इज़ द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस. यहाँ से थ्योरी करने के बाद आप सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना. जो मैं क्लास में जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्पेशली फॉर माय स्टूडेंट्स जिनको मैं क्लास में क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको वो होमवर्क अच्छे से करना है. थ्योरी आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. अब मैं चैप्टर का नाम फिर से यहाँ पर डाल दे रहा हूँ. चैप्टर का नाम नहीं डालता हूँ. चलो, सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़ all physical quantities can be grouped into two groups. All physical quantities can be classified into two groups, that are scalar quantity and vector quantity. All physical quantity can be classified into two groups, scalar quantity and vector quantity. What is scalar quantity? आप लोग कहोगे कि ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी, एंड वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन बोथ. बट ये जो आंसर है ना, ये तो मैं क्लास 8th और 9th के बच्चों से ही पूछूंगा तो वो ये आंसर दे देंगे कि स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर के पास दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है. बट नाउ यू आर इन क्लास 11th, सो यू मस्ट गिव सम टेक्निकल आंसर. ठीक है? दो पहले वाला जो आंसर था वो करेक्ट था बट इनकम्प्लीट था. हम लोग डेफिनेशन को कंप्लीट करेंगे. तो स्केलर क्वांटिटी इज दोज क्वांटिटी, या स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच इज डिफाइंड ओनली बाई मैग्नीट्यूड एंड फॉलो नॉर्मल लॉ ऑफ एडिशन. नॉर्मल लॉ ऑफ एडिशन क्या है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ. Scalar quantities are those quantities
आर दोज क्वांटिटीज विच इज डिफाइंड ओनली बाई मैग्नीट्यूड। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए उसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो दोज क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मास, मास को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए क्या? मास के पास कोई डायरेक्शन होता है कि भाई इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मास है, नॉर्थ डायरेक्शन में मास है, साउथ डायरेक्शन में मास नहीं है? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, मास हुआ, टेम्परेचर हुआ, टाइम। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी क्या है? मास, टेम्परेचर, टाइम एंड लॉट्स मोर। हम लोग लिखेंगे भी सब कुछ। ये तो फर्स्ट पॉइंट था स्केलर क्वांटिटी के बारे में। एंड सेकेंड इज इट फॉलोज नॉर्मल लॉ ऑफ एडिशन। नॉर्मल लॉ ऑफ एडिशन, नॉर्मल लॉ ऑफ एडिशन का मतलब हुआ 3 + 4 = 7, 5 - 3 = 2। ठीक है, ये जो आप लोग नॉर्मल लॉ अरिथमेटिक में जो कर रहे होते हो, ये हुआ स्केलर क्वांटिटी। इसको फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल 2 kg + 5 kg 7 kg होता है। ठीक है, तो अब जब ये आप लोग देख रहे होगे नॉर्मल लॉ ऑफ एडिशन, मतलब कोई डिफरेंट टाइप ऑफ एडिशन भी होता है क्या? यस, होता है। उसको हम लोग बाद में भी रखते हैं, बाद में उसको देखते हैं। बट ये जान लो, हाँ, एक और टाइप का एडिशन होता है जिसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो स्केलर क्वांटिटी समझ में आया? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच इज डिफाइंड ओनली बाई मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मास, टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क, करंट, प्रेशर, etc. वन इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, जो मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ से अभी मैं जो लिखा हूँ ना, ये सब कुछ आपके नोट्स में होना चाहिए। ठीक है, आप ये मत सोचो कि मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लूँगा या मैं सर से PDF ले लूँगा। नहीं, आपके नोट्स में होना चाहिए। जब ये आपके नोट्स में होगा ना, तभी जाके आपके ब्रेन में आएगा। आप अगर यहाँ से सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो या कहीं से PDF जुगाड़ लो, उससे आपके ब्रेन में ही नहीं जाएगा। तो थिंग्स शुड बी इन योर मसल मेमोरी। सो स्टार्ट राइटिंग। मैं लिख रहा हूँ, आपको अगर टाइम लग रहा है आप पॉज करके लिखो, बट आपको पूरा लिखना है। जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, एवरीथिंग शुड बी इन योर नोट्स। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो कि करंट के पास तो डायरेक्शन होता है। आप लोगों ने लर्न किया होगा कि करंट के पास डायरेक्शन होता है। तो वाई करंट इज स्केलर क्वांटिटी, या कोई भी अदर क्वांटिटी जिस पर आपको लगता है डायरेक्शन होता है बट उसको हम स्केलर क्वांटिटी में डाल रहे हैं? बिकॉज करंट फॉलो नॉर्मल लॉ ऑफ एडिशन। इनफैक्ट पहले हम लोग वेक्टर कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान रहेगा। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर quantities are those quantity which is defined both by magnitude and direction. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हमको बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए होगा। बिना डायरेक्शन के हम उसको वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। या जो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होता है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। वेक्टर quantities are those quantities which need both magnitude and direction to define it. ठीक है, बिना डायरेक्शन के हम जिस क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वांटिटी को, वेक्टर क्वांटिटी को हम बिना डायरेक्शन के डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हमको डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, ये बस कंप्लीट नहीं हुआ, अब एक और पॉइंट इसमें ऐड होगा। वेक्टर क्वांटिटी फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगेन यहाँ पे जो था ना स्केलर में कि स्केलर क्वांटिटी फॉलो नॉर्मल लॉ ऑफ एडिशन, मतलब 3 + 4 = 7, 5 - 3 = 2. Vector quantity will follow vector law of addition. It is different from your normal law of addition. Vector law of addition में
3 + 4 कैन बी, मतलब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक का मैग्नीट्यूड है 3, एक का मैग्नीट्यूड है 4, कैन बी एनीथिंग बिटवीन 1 and 7, डिपेंड्स अपॉन एंगल। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हम लोग लर्न करेंगे, हम लोग आगे लर्न करेंगे कि ये क्या होगा, 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये हम लोग लर्न करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच नीड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू डिफाइन इट एंड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो जो क्वांटिटी के पास भले ही डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, बट अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं कर रहा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। ठीक है, जो क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं कर रहा है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। अब देखो, ये जो करंट है हमारा, करंट क्या है? करंट के पास डायरेक्शन तो है, बट करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है, तो करंट क्या हो जाता है? स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। करंट नॉर्मल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है। क्लियर है? तो दिस वाज आवर डेफिनेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अगर क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से इसको लिसन करो, और फिर भी अगर डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो यू कैन मैसेज मी, ईमेल मी और राइट इन द कमेंट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ देखते हैं, इफेक्ट ऑफ रोटेशन, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। सॉरी, इफेक्ट ऑफ पूरा लिख देता हूँ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, टॉपिक समझे आप लोग? टॉपिक कह रहा है कि अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करेंगे तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, लेट्स से स्केलर क्वांटिटी का देखते हैं हम पहले। इफेक्ट ऑन स्केलर क्वांटिटी, ये हमारा था कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये हमारा ये स्केलर क्वांटिटी है। इस स्केलर क्वांटिटी के बाद डायरेक्शन है? नहीं है ना डायरेक्शन, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग ले लिए, लेट्स से ये अगर एंगल थीटा था, ये अगर एंगल थीटा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये ए है, इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल लॉ से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। अगर नहीं पता है तो हम लोग आगे लर्न करेंगे। अगर अब मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर दिया, लेट्स से मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे कुछ रोटेट कर दिया, वेक्टर के बाद ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये जो है क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम रोटेट कर सकते हैं ना। अब इसके पास तो ए के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, मैं ए को ऐसे डिनोट करूँ या ऐसे डिनोट करूँ? यहाँ देखो फिगर में ए को ऐसे डिनोट किया ऊपर में, या ऐसे डिनोट किया, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ए के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। हमें मेक श्योर करना है कि ए का मैग्नीट्यूड सेम रहे, इसका डायरेक्शन भले कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, ए का मेक श्योर करेंगे कि ए का मैग्नीट्यूड बस सेम है, बाकी इसका डायरेक्शन डजेंट मैटर। तो ए को हमने क्या किया, ए को भी साथ में रोटेट कर दिया। अगेन अगर ये थीटा एंगल से रोटेट किया था, मतलब सम किसी भी एंगल से रोटेट किया था, ये भी रोटेट कर जाएगा। जो इसका स्केलर क्वांटिटी है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रोटेट कर जाएगा। जब ये रोटेट कर गया तो इसका अब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अगेन इसका एंगल थीटा मेंटेन्ड है, पहले भी थीटा था अभी भी थीटा है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। तो आप देख पा रहे होगे कोऑर्डिनेट सिस्टम को, कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करने से स्केलर के कोऑर्डिनेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो वी कैन राइट कि
स्केलर क्वांटिटीज आर इनवेरिएंट टू रोटेशन ऑफ coordinate axis that is coordinates of scalar quantity will remain same. ठीक है, आप देखें ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने रोटेट किया तो साथ में वेक्टर स्केलर क्वांटिटी भी रोटेट हो गया, तो उसके कोऑर्डिनेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा. ठीक है, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑन वेक्टर क्वांटिटी. इफेक्ट ऑन वेक्टर क्वांटिटी. अगेन हम ड्रॉ कर लिए अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस. वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है. लेट्स से अगेन ये इट वाज मेकिंग थीटा एंगल, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये ए वेक्टर था तो इससे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा. हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर दिया. हमें पता है कि वेक्टर के पास क्या है, डायरेक्शन भी होता है. तो वेक्टर का डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ना मैग्नीट्यूड. तो इस वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना हो यहाँ पे, तो इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, दिस वे ओनली. ठीक है, वी हैव टू मेक श्योर कि इसका डायरेक्शन चेंज ना हो. देखो अब ए वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ ना, हमें डायरेक्शन सेम रखना है. अगर हम डायरेक्शन सेम रखेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल इंक्रीज हो जाएगा. ये जितना से रोटेट किया था उतना एंगल ऐड हो जाएगा. तो अब क्या हो जाएगा, लेट्स से एंगल हो गया फाई. जब मैंने रोटेट किया तो वेक्टर तो सेम रह गया, वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल इंक्रीज हो जाएगा. तो अब कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, ए कॉस फाई, ए साइन फाई. तो आप देख रहे होगे कि वेक्टर का कोऑर्डिनेट चेंज हो गया अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं तो. ठीक है, तो वेयर हियर यू कैन कंक्लूड दैट कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी गेट्स चेंज when we rotate the coordinate axis. Rotate the coordinate axis. Clear है? I hope it is clear to all of you. Now, next move into the next subtopic, that is representation of vector. A representation of vector. अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सी हमने पहले डेफिनेशन में देखा था कि वेक्टर के पास क्या होता है, वेक्टर के पास बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है. तो हम रिप्रेजेंटेशन में दो टाइप का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ग्राफिकल और geometrical representation, and second is analytical representation. ठीक है, पहला कर लेते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, ग्राफिकल और जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. वर्ड से समझ में आ रहा है, कुछ इसमें ज्योमेट्री है, मतलब हम फिजिकली रिप्रेजेंट करेंगे. तो आपको पता है वेक्टर के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है. तो अगर मैं सिंपल ये लाइन ड्रॉ कर दिया, इसके पास कोई डायरेक्शन है नहीं है ना, तो इस लाइन के ऊपर एक एरो लगा देंगे. जब हम इस लाइन के ऊपर एरो लगा दिए तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेक्टर. तो जब भी एक लाइन के ऊपर एरो लगा हो तो वो कौन सा क्वांटिटी डिनोट कर रहा है, वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, और ये जो एरो है ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होता है. जैसे ये है, ये अगर मैं ए वेक्टर हूँ तो ए वेक्टर क्या है,
रिप्रेजेंटिंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये अगर मैं कह दूँ ये दिस इज़ आवर बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या कर रहा है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो अभी मैं ये टर्म पहले नहीं लिखता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वो क्या है। अभी आप सिंपल देखो, ये जो है ये कौन सा डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जब भी एक लाइन के ऊपर एरो लग जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमको वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट भी करना हो तो हम लाइन के ऊपर एरो लगा देंगे। क्लियर? और जो एरो होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट को करना चाहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में एरो होगा। अब देखते हैं जी, ये जो एरो है ना, इस एरो को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, हेड ऑफ द वेक्टर। और एरो का अपोजिट साइड, ये जो लाइन का जो एंड है, इसको क्या बोलते हैं, टेल ऑफ द वेक्टर। टेल, इसको मैं इधर लिखता हूँ, टेल ऑफ द वेक्टर। ठीक है, जो एरो है उसको हम हेड बोलते हैं और जो उसका अपोजिट साइड वाला है उसको हम टेल ऑफ द वेक्टर बोलते हैं। दिस इज एनालिटिकल मेथड ऑफ ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर। और जो लाइन है, जो लेंथ ऑफ द लाइन है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज प्रोपोर्शनेट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ लाइन इज प्रोपोर्शनेट टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 3 सेंटीमीटर को इससे डिनोट किया है तो 2 सेंटीमीटर कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और 4 सेंटीमीटर कैसा होगा, बड़ा होगा। तो मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, दिस इज 4 सेंटीमीटर। आप इसको इसको आप 2 सेंटीमीटर बोलोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। और इसको 4 बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा। दिस इज कैन नॉट बी 4 और दिस कैन नॉट बी 2। जो अपोजिट, ये वाला 2 नहीं हो सकता और ये वाला 4 नहीं हो सकता अगर आपने इसको 3 लिया है तो। समझे? ये प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो ये भी लिख लेना, लेंथ ऑफ लाइन इज प्रोपोर्शनेट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। दिस इज ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। चलो अब हम लोग एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एनालिटिकल मतलब अल्फ़ाबेट के टर्म्स में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता होगा, आप वेरियस क्वांटिटीज़ को ए बी सी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हो ना मैथ्स में, एक्स वाई जेड। तो अगेन अगर आप किसी क्वांटिटी को ए बी या सी के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कैसे पता चलेगा वो वेक्टर है या नहीं। तो आप क्या करोगे, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एक एरो लगा दोगे। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो लग गया। अगर ये जब ए था तो सिंपल वो नॉर्मल क्वांटिटी था, स्केलर क्वांटिटी। जब उसके ऊपर एरो लग गया इसका मतलब क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो एरो है ना, ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही होगा। ये किसी पर्टिकुलर ये किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है। ये जस्ट शो कर रहा है क्या, कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, चाहे वेक्टर का डायरेक्शन कुछ भी हो। लेट्स से ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी है, ये कोई वेक्टर है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी है, तो इसको हमको रिप्रेजेंट करना हो तो हम सिंपल लिखेंगे क्या, ये लेट्स से बी है तो बी वेक्टर। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जो एरो है ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट की तरफ होता है। ये वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, गॉट इट। आपने ये भी सीखा था कि वेक्टर के पास क्या क्या होता है, वेक्टर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो हम वेक्टर को तो रिप्रेजेंट करना सीख गए, दिस इज ए वेक्टर। इसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए वेक्टर के आगे अगर हम मॉड लगा दिए, सी मैं भी फिर से बना रहा हूँ, ए वेक्टर के आगे अगर हम 2 लाइन लगा दिए, दैट इज मॉड का लाइन, मॉडुलस का लाइन, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इट रिप्रेजेंट्स द
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, ये वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और अदर वे में ना, इन जनरल भी अगर हम सिंपल ए भी लिख देते हैं ना, अगर हम नॉर्मल ए भी लिख देते हैं तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए रिप्रेजेंट करता है। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना जान गए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना जान गए। वेक्टर इज सिंपल, ए के ऊपर अगर हम एक एरो लगा दें तो वेक्टर, और वेक्टर के आगे मॉडुलस लगा दें तो इट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। वेक्टर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर एक कैप लगा देंगे। ए के ऊपर कैप लगा दिए, इट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, मैं लिख दिया, ठीक है। इट रिप्रेजेंट, सो नाउ वी हैव, अगर हमको लिखना हो ए वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर का डायरेक्शन। गॉट इट? आई होप दिस इज ऑल क्लियर। किसी को भी कहीं डाउट है तो आप नोट्स को, वीडियो को पॉज करके फिर से आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक और छोटा सा डायरेक्शन बता देता हूँ, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर, फॉर एग्जांपल आपको ये पता है ये क्या है, अगर लिखता है नॉर्थ वेक्टर इन नॉर्थ डायरेक्शन तो आप ऐसे, वेक्टर इन ईस्ट डायरेक्शन तो आप ऐसे कर दोगे। बट अगर क्या है 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब समझो क्या होता है। 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या होता है, साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के साउथ में, इसका लिटरल मतलब सोचो इस पे, साउथ ऑफ ईस्ट मतलब दिस इज ईस्ट, दिस इज ईस्ट ना। 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या हुआ, ईस्ट के, दिस इज ईस्ट, ईस्ट के साउथ में। ईस्ट का साउथ कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट। साउथ इज दिस, साउथ इज दिस, तो ईस्ट के साउथ में मतलब वी हैव टू गो फ्रॉम ईस्ट टू साउथ। कितना जाना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या होगा, ईस्ट से साउथ की तरफ जाओ 30 डिग्री। गॉट इट? फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब हुआ ईस्ट के साउथ में, दिस इज ईस्ट, और ईस्ट के साउथ में जाओ, ईस्ट से साउथ की तरफ 30 डिग्री। क्लियर है? चलो अभी और क्वेश्चंस करेंगे, फिर क्वेश्चंस के साथ भी क्लैरिटी आएगा। रिप्रेजेंट द वेक्टर, बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपका या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहूँ। इसका दिया 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन, सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन, थर्ड इज 20 न्यूटन 75 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, फोर्थ में इसी कर देता हूँ 10 न्यूटन 75 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, अनदर दे देता है 2 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। सी, आप लोग ट्राई करो, आप लोग ट्राई करते वक्त क्या करोगे, वीडियो को पॉज कर दोगे। ठीक है, अभी वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो रुक जाएगा, आप लोग ट्राई करना। उसके बाद क्या करोगे, मैं जब आप लोग का ट्राई खत्म, या तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा या फिर आपको लगे कि आपने इनफ ट्राई कर लिया बट सॉल्यूशन नहीं आया, उसके बाद फिर आप वीडियो को ऑन करना, मतलब अनपॉज करना और फिर उसको आगे देखना।
और मैं तुरंत ही सॉल्यूशन दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे वेट करने का कोई मतलब नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज कर दो, मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला तो बहुत इजी है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। पहला 5 मीटर नॉर्थ, 5 मीटर नॉर्थ, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना वेक्टर को। अगेन नॉर्थ की तरफ आपको क्या करना है, एरो लगा देना है। सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। आपको पता है साउथ ईस्ट क्या होता है, साउथ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो साउथ ईस्ट क्या हो जाएगा, दिस। तो ये जो है ना, ये क्या है, साउथ ईस्ट है। तो ये है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड से। अगर आपको डायरेक्शन ये एरो लगाना है, एरो नहीं लगाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन इज 20 न्यूटन 75 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्या है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, वेस्ट से कहाँ, नॉर्थ की तरफ, कितना, 75 डिग्री। तो वेस्ट से, वेस्ट है ना ये, वेस्ट से हम नॉर्थ की तरफ कितना जाएंगे, 75 डिग्री। तो दिस इज 75 डिग्री। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन है ना, तो 20 न्यूटन। ठीक है, तो ये जो है हमारा, जब मैं 75 डिग्री बना के 20 न्यूटन लिखा हूँ, ये हमारा वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं उसको और बड़ा कर दे रहा हूँ, ये हमारा क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में कर दे रहा हूँ, 10 न्यूटन 75 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन डाला था सो दैट आप थोड़ा कंफ्यूज हो। 10 न्यूटन 75 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। ठीक है, ये है हमारा नॉर्थ, नॉर्थ से कितना, वेस्ट की तरफ, ये है वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ। नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाना है, कितना जाना है, 75 डिग्री। नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आया हम 75 डिग्री, ये है 10 न्यूटन। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अगेन हम बना करते हैं, साउथ ऑफ वेस्ट क्या हो जाएगा, साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ। देखो मैं 2 एरो बना दिया, वेस्ट और फिर साउथ। वेस्ट से कहाँ जाना है हमको, साउथ की तरफ, कितना जाना है, 60 डिग्री। तो वेस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री, ये क्या है हमारा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट द वेक्टर। ठीक है, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड में हम वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर क्लियर नहीं है तो आप फिर से इस पर क्वेश्चंस को फिर से ट्राई करो, फिर से सॉल्यूशन देखो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं, सॉल्यूशन देख लो एक बार ये। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, बहुत सारे टाइप के वेक्टर होते हैं, हम लोग को सबका करने का जरूरत नहीं है, ओनली इंपॉर्टेंट टाइप्स हम करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर है। तो पहला है पैरेलल वेक्टर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वर्ड सुन के ही आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये लाइन आपके दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, ये लाइन आपके दिमाग में है, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में देख रहे होगे ना, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है, आइदर इट विल बी 0 और 180। ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना हो सकता है, या तो 0 या 180। तो पैरेलल वेक्टर हम किसको बोलते हैं, जिनके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है या डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर विच आर इन सेम डायरेक्शन एंड एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। मैं लिख लेता हूँ, पैरेलल वेक्टर्स आर those vectors between, BW से डिनोट कर रहा हूँ, between which angle is 0 डिग्री। ठीक है,
और वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, 0 डिग्री और सेम डायरेक्शन सेम ही थी। पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर है जिनके बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। फॉर एग्जांपल ये जो दो लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, और 0 डिग्री है, इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में। तो पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर विच आर इन सेम डायरेक्शन एंड एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैन बी सेम और डिफरेंट। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, मैग्नीट्यूड कैन बी सेम और डिफरेंट। मैग्नीट्यूड पे हम कुछ कमेंट नहीं कर रहे, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट उनका डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। और डायरेक्शन सेम है तो एंगल भी क्या रहेगा, 0 डिग्री। आपको पता चल रहा है ना कि ये एंगल 0 डिग्री है। किसी को लग रहा है कि ये एंगल 180 है? कुछ बच्चों को लग रहा था मेरे क्लास में ये एंगल 180 है। नहीं बच्चे, क्या होता है ना, अब यहाँ से जैसे ये बढ़ेगा ना तो एंगल बढ़ता चला जाएगा। आपको पता चला ये 30, 60, 75, ये कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। फिर इसके आगे 120, 135, और धीरे धीरे जब ये जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये है 180। ठीक है, ये है 180। तो मतलब अगर सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या, 180 डिग्री। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर्स, एंगल 0 डिग्री, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड डजंट मैटर। सेकेंड है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर्स होगा। ठीक है, तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या है, इनका डायरेक्शन क्या है, वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, हेंस एंगल क्या हो जाएगा, एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अगेन मैग्नीट्यूड कैन बी सेम और डिफरेंट। मैग्नीट्यूड कैन बी सेम और डिफरेंट। लेट्स से ये वेक्टर, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, सी वेक्टर और डी वेक्टर। क्या है ये, अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर। एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, हेंस दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर। क्लियर? अब हम लोग करने जा रहे हैं इक्वल वेक्टर। तो एंटी पैरेलल में आप लोग देख लिए, एंटी पैरेलल में एंगल कितना था, 180 डिग्री। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर का मतलब हुआ सेम डायरेक्शन एज वेल एज सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो वेक्टर जिनका डायरेक्शन भी सेम है, जो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, वो क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन सेम होता है, बट इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है। ठीक है, इसके बाद आता है एक टर्म कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, लीनियर, कोलिनियर मतलब ऑन सेम लाइन। ऑन सेम लाइन का मतलब क्या हुआ, जो वेक्टर इस सेम लाइन पे लाई कर सके। मतलब इस सेम लाइन, इस फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, इस लाइन पे कौन कौन सा वेक्टर लाई कर सकता है, बोथ पैरेलल वेक्टर भी लाई कर सकता है और एंटी पैरेलल वेक्टर भी लाई कर सकता है। ठीक है, कोलिनियर का मतलब होता है ऑन सेम लाइन। तो कोलिनियर वेक्टर कौन कौन से वेक्टर्स हो गए, बोथ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर दोनों वेक्टर होते हैं, पैरेलल वेक्टर एंड एंटी पैरेलल। कोलिनियर मतलब ऑन सेम लाइन। इस लाइन पे देख रहे हो, इस लाइन का कोई डायरेक्शन नहीं है ना, इस लाइन पे दोनों लाई कर सकते हैं, पैरेलल भी लाई कर सकते हैं और एंटी पैरेलल भी लाई कर सकते हैं। these are कोलिनियर।
इसके बाद आता है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, फॉर एग्जांपल ये है ए वेक्टर, इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द निगेटिव ऑफ वेक्टर? ए वेक्टर का, ए वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, माइनस ए वेक्टर कैसा होगा? माइनस ए वेक्टर सिंपल डायरेक्शन का चेंज हो जाएगा, दिस विल बी माइनस ए वेक्टर। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम बट डायरेक्शन विल गेट अपोजिट, डायरेक्शन विल गेट अपोजिट, ठीक है। अगर आपको किसी भी वेक्टर का निगेटिव ड्रॉ करना हो तो आप क्या करोगे? बस उसका डायरेक्शन अपोजिट कर दोगे। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज बी वेक्टर, तो माइनस बी वेक्टर कैसा हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा। हम मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे, बस डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट कर देंगे, ठीक है। डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट एकदम फ्लिप कर देंगे, दैट इज निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ये बहुत यूज़ आएगा आगे, हम जब वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे ना, वहाँ पे इसका यूज़ आएगा। सो लर्न कर लो ये। निगेटिव ऑफ वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है, कितना हो गया हमारा? 1 2 3 4 5 6 आ जाता है एक आपका कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, आपको पता है प्लेन क्या होता है? प्लेन 2 डायमेंशनल फिगर ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशंस। अब जो ये है टैब है, ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आउट ऑफ प्लेन, लाइक आउटसाइड द प्लेन, जो वेक्टर्स सेम प्लेन में होंगे दैट विल बी प्लेनर वेक्टर। तो ये जो है, ये देख रहे हो, ये मैं एक ही प्लेन में ड्रॉ किया हूँ ना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ये क्या है? प्लेनर है। ए बी से सी क्या है? प्लेनर है। बट अगर कोई वेक्टर आउट ऑफ प्लेन है, जो मैं आपको रिप्रेजेंट तो नहीं कर पाऊंगा, बट या आप समझ सकते हो, आउट ऑफ दिस टैब जो वेक्टर होंगे वो क्या होंगे? वो प्लेनर नहीं होंगे, प्रो प्लेनर नहीं होंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इन सेम प्लेन। को प्लेनर वेक्टर क्या है? इन सेम प्लेन। नेक्स्ट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर क्या होता है? वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, उसको हम ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर बोलते हैं। और डायरेक्शन क्या होता है नल वेक्टर का? डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, इसका कोई डायरेक्शन हम डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। मान लो एक कार कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है ज़ीरो वेक्टर। तो इन दैट केस एक्सेलरेशन इज नल और ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है वेक्टर चैप्टर में, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। सेकेंड लेक्चर में हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच क्लास। आपको अगर ज़रूरत है तो एक बार फिर से आप नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।